आइए अब आगे बढ़ते हैं। चांद पर जय हिंद। जी हाँ, चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। इसरो की तरफ से एक नया ट्वीट सामने आया है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्धारित जगह और समय पर ये लैंडिंग होगी। सोशल मीडिया पर इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि जो हमने तय किया है उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है और वक्त 6:04 का है जो निर्धारित हुआ है। उसी वक्त पर ही लैंडिंग होगी। सही समय पर लैंडर मॉड्यूल अपनी जगह पर पहुंचेगा, ये इसरो की तरफ से कहा गया है। करीब 5:44 पर लैंडर मॉड्यूल जगह पर पहुंचेगा, ये इसरो की तरफ से कहा गया है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का होगा सीधा प्रसारण, इसरो ने यह भी कहा है। और देखिए, तैयारियां देश भर में हैं इस लाइव प्रसारण को देखने की और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो विक्रम लैंडर है वो कैसे चांद की सतह पर, चांद के सरफेस पर लैंड करेगा। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और जोश हाई है, उत्साह बहुत ज्यादा है। जम्मू से हमारे साथ शाहनवाज खान जुड़ गए हैं और नागपुर से प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रवीण आपके पास आना चाहूंगी। आप इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। कितना उत्साह लोगों के अंदर और आप इस वक्त नागपुर में कहां मौजूद हैं? रमन साइंस सेंटर में मैं अभी मौजूद हूं नागपुर के और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। वैज्ञानिक जो है तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ये एक मॉडल बनाया है और इस मॉडल के जरिए चांद का जिस सतह है उस सतह को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे भी आए हैं दूर दूर से और यहाँ पे विक्रम रोवर के जैसे भी एक मॉडल बनाया गया है जिसे ड्रोन के जैसे ऑपरेट किया जा रहा है और जो गोल्डन कलर का उसको कवर है वो भी यहाँ रखा गया है। जब विक्रम रोवर जाएगा चांद पर तो टेम्परेचर वहां पे जो -100 डिग्री तक होगा और उस टेम्परेचर का उसे नुकसान ना हो इसलिए ये कवर लगाया जाता है। इसी तरह से कवर इस विक्रम रोवर को यहाँ पर जो मॉडल बनाया है उसी में भी लगाया गया है। और ये चांद का जो प्रोजेक्टर पे जो यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है उस मॉडल के जरिए चांद पे जिस तरह से साउथ पोल हो या दूसरा जो हिस्सा है जहाँ पे अब तक हम पहुंचे हैं और जो दूसरा हिस्सा है साउथ पोल जहाँ पे हम अब तक नहीं पहुंचे हैं वो भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिकों से जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये योजना है और इस योजना के तहत अब भारत ये पहला देश होगा दुनिया का जो साउथ पोल पे जाएगा चांद पे। महेंद्र वाघ डायरेक्टर रमन साइंस सेंटर के हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, चांद के सिवा पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है और यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सर सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, यहाँ पर एक तकनीकी अधिकारी के तौर पर काम करता हूँ। आपने सही कहा सर, पृथ्वी और चांद का जो भवितव्य है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था जो है वो की गई जी है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मॉड्यूल वहां पर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर मॉडल वहां पर बनाया गया है। प्रवीण मैं आपके पास आऊंगी। शाहनवाज जम्मू का मैं रुख करती हूँ। शाहनवाज, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख रही हूँ, बच्चे बड़े बूढ़े सब खड़े हुए हैं भारत का तिरंगा लेकर के। कितना जोश आई है जम्मू में? बिल्कुल ज्योति, जोश आई है और एक अलग तरह की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये आप दीवान देवी स्कूल देख रहे हैं और बच्चों ने यहाँ पर स्कूल में ही चांद बना दिया है और आप देख सकते हैं कि जो लैंडर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है उनको इस बच्चे ने पहले ही यहाँ पर अपने स्कूल में उतार दिया है और अब इंतजार है कि मून में ये लैंडर जो है वो यहाँ पर उतारा जाए। लेकिन बच्चे जो हैं वो इसको लेकर यहाँ पे काफी एक्साइटेड हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, चांद तो आपने यहीं पे बना दिया और लैंडर भी उतार दिया, ये कहाँ से सोचा आप लोगों ने? सोचने की बात यह है कि हमने चांद तो बना ही दिया है, पर हमारी सिर्फ यही उम्मीद है कि इस बारी जो हमारा चंद्रयान-3 जो है वो चांद पे जरूर लैंड करे, सॉफ्ट लैंडिंग, और हमारा कम्युनिकेशन मतलब जो हमारी पिछली गलतियां हुई थी वो इस बारी सुधर जाए और हम दुनिया में ऐसा चौथा देश बन जाए जो चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड। आप क्या कहना चाहती हैं? ठीक है, तो देखो बच्चों का उत्साह बिल्कुल हाई है और आज शाम का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। देखिए, चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ चांद के सतह पर लैंड करने जा रहा है। चांद पर हिंदुस्तान की विजय के इस ऐतिहासिक मौके पर हम चंद्रयान कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसमें देश के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़ी एक एक बारीकी हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। अभी हम आपको मशहूर वैज्ञानिक अजय लेले के पास लेकर चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए ये मिशन कितना अहम है। मिशन चंद्रयान-3 को लेकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आपके जहन में जो तमाम सवाल हैं चंद्रयान-3 को लेकर, उन तमाम सवालों का जवाब हम आप तक सरल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय लेले। आप सीनियर फेलो हैं एमपी इट्सा के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लेले आपका न्यूज नेशन पर।
सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि लैंडिंग के वक्त दरअसल में होता क्या है, सरल शब्दों में अगर आप थोड़ा समझा सके सर। चांद्रयान 25 किलोमीटर की दूरी के बाद लैंडिंग के लिए प्रयत्न करता है। जब चांद्रयान 25 किलोमीटर की कक्षा में रहता है तब वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है, तो उसके बाद उसको वर्टिकल पोजीशन में लाके चंद्रमा की सतह पर प्रस्थापित करने की कोशिश की जाती है जी। तो उसके लिए दो सिस्टम्स होते हैं, एक रफ ब्रेकिंग सिस्टम होती है और फाइनल ब्रेकिंग सिस्टम होती है। जो रफ ब्रेकिंग सिस्टम होती है उसमें उसका टिल्ट किया जाता है, जैसा मैंने बोला था कि वो हॉरिजॉन्टल रहता है, उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं कि वो वर्टिकल हो जाए। तो उस समय उसका स्पीड काफी कम किया जाता है और उसके बाद जब रफ ब्रेकिंग हो जाता है तो स्पीड उसका काफी कम हो जाता है। उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग सिस्टम होता है जहां पे थोड़ी देर बाद स्पीड लगभग 0 के करीब हो जाता है और जब वो चंद्र के पृष्ठभाग के ऊपर आ जाता है तब वो सेफली लैंड कर सके। अगर हम देखें तो लैंड के लेग्स काफी स्ट्रॉन्ग किए गए हैं कि वो सेफली लैंड कर सके। कोई भी अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ ड्रैग आ जाए या कुछ हो जाए। ठीक है सर, किस तरीके की चुनौतियां इस पूरे लैंडिंग के प्रोसेस में नजर आती हैं? चुनौतियां तो काफी हैं। लैंडर के ऊपर 8 कैमरेज लगे हुए हैं। हमने जैसा कि सुना था कल ही कि लैंडर सिस्टम ने चांद्रयान 2 के साथ कनेक्ट कर चुकी है। हमने जब चांद्रयान 2 भेजा था 2019 में तब उसके साथ एक ऑर्बिटर भेजा था। वो ऑर्बिटर अभी भी चंद्र की कक्षा में घूम रहा है। ऑर्बिटर एक सैटेलाइट होता है जो काफी कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तब अब लैंडर का 2 वे कम्युनिकेशन वो ऑर्बिटर के साथ जो चांद्रयान 2 मिशन के दौरान भेजा गया था वो हो चुका है जी। तो अब वो ऑर्बिटर उसको संदेश देता रहेगा। ऑर्बिटर में भी कैमराज है तो ऑर्बिटर भी जो लैंडिंग एरिया है उसका काफी अच्छी तरह से जायजा करेगा। ऑर्बिटर से पिक्चर्स मिलेगी, लैंडर के खुद के ऊपर पिक्चर्स होगी। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर दूरी से पिक्चर्स लेगा, लैंडर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी से पिक्चर्स लेगा और दोनों पिक्चर्स को कंपेयर किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम होगा जो फाइनली आपको बताएगा कि कौन सी एरिया पे लैंड करना है। ठीक है, तो ये काफी क्रिटिकल चीजें होती हैं लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में होगी बिकॉज पूरा ऑटोमेशन है इसमें। ठीक है सर, एक और सवाल लोगों के जहन में है वो ये कि दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना गया है और दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग को लेकर क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा? दक्षिणी ध्रुव को इसलिए चुना गया है क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन जो 2008 में गया था वो मिशन के जरिए भारत के वैज्ञानिकों ने पानी की खोज कर दी थी चंद्र के पृष्ठभाग के ऊपर। तो अब ऐसा है कि आपकी जो खोज है 2008 में जो आपने की थी वो खोज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो सबसे अच्छा पृष्ठभाग यही होगा दक्षिण ध्रुव के ऊपर क्योंकि वहां पे सनलाइट पहुंचता नहीं है। सो पानी होने की वहां पे काफी संभावना है। तो उसीलिए हमने वो मिशन वहां जाने के लिए किया है। उसमें प्रॉब्लम्स ये होंगे कि वहां पे काफी सारे क्रेटर्स है, सो आपको लैंडिंग जोन आइडेंटिफाई करने के लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं। बजट को लेकर, इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको लेकर काफी तारीफ हो रही है और पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले जिक्र कर चुके थे कि जितने में अंतर्राष्ट्रीय मूवी बनती हैं इतने में तो हम अपना पूरा मिशन चंद्रयान को कंप्लीट कर रहे हैं। ये कैसे हम कर पा रहे हैं सर? खासकर मिशन 3 के लिए भी ये बात कही जा रही है कि इसका बजट काफी कम हो गया है। मिशन 3 का हमें एडवांटेज एक मिला है कि मिशन 2 में हमने ऑर्बिटर भेजा था। जैसा ही मैंने जिक्र किया कि वो ऑर्बिटर आपके चंद्रयान के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सो मिशन 3 में हमें ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां पे आपकी खर्चों में कटौती हो गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको फ्रूगल इंजीनियरिंग बोलते हैं, पिछले इसरो का अगर हम इतिहास देखें पिछले 4-5 दशकों में इसरो ने काफी कम पैसे में अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए प्रयास किए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसीलिए इसरो का सिंस बिगिनिंग 1980 ऑनवर्ड्स प्रयास रहा है कि हमारे पास कम बजट होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा इनोवेशंस करते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा बजट होते हैं वो मून पे 3-4 दिन में ही पहुंच जाते हैं। हमारे पास पैसे कम हैं
इसलिए हम इनोवेशन करते हैं और इसके जरिए हम खर्चों में कटौती कर सकते हैं। सर, एक और सवाल जो ज्यादातर लोगों के जहन में हो सकता है वो ये कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से मेरी ये डॉक्टर लेले की आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? हमें एक आदमी के लिए या एक देश के लिए बदलाव से दूर उठ के इसको पूरे विश्व के संदर्भ में देखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि मून के ऊपर हमें क्या मिलेगा। मून के ऊपर खाली पानी नहीं है, मून के ऊपर काफी सारे खनिज पदार्थ है। ये खनिजों की अब हमें जरूरत है क्योंकि धरती के ऊपर के खनिज जो मैंगनीज हो, आयरन ओर्स हो या बाकी कुछ हो, वो कम हो चुके हैं। सो आने वाले वर्षों में इसका मतलब आने वाले 30, 40, 50 वर्षों में हमें बहुत जरूरत पड़ेगी कि कहीं हम और से खनिज पदार्थ लेके आ जाए। सो उसके लिए अगर आज हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आने वाले वर्षों में दूसरे कंट्रीज वहां जाके वो खनिज पदार्थ ले आएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सो किसी भी मिशन को कल परसों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये आने वाले जनरेशन के मैं कहता हूं आने वाले जनरेशन को इसका काफी प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इसका काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, पूरा देश दुआ कर रहा है सफल लैंडिंग की। सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा सर वहां पर? अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्या? सफल लैंडिंग एक पहली चीज होगी क्योंकि जब लैंडिंग हो जाएगा उसके बाद वो रोवर है वो लैंडर के बेली से बाहर आएगा, उसके पेट से बाहर आएगा और वो 500 मीटर की दूरी तक चला जाएगा और वो ऑब्जर्वेशंस लेगा। वो ऑब्जर्वेशंस 13 या 14 दिन के लिए लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रोवर को लैंडर के पेट से बाहर आना चाहिए, उसको सक्सेसफुली चंद्रमा के पृष्ठभाग के ऊपर घूमना चाहिए। उसमें काफी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो काफी सारे ऑब्जर्वेशंस लेंगे। वो ऑब्जर्वेशंस रोवर लैंडर को भेजेगा, लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा और वहां से वो हमें धरती पर ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे। सो काफी कठिन विषय है, काफी कठिन मिशन है, काफी सारी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन आज तक हमने देखा है कि हर कठिनाई के ऊपर इसरो ने मात किया है। जी, क्या आपको लगता है इस पूरे प्रोसेस के साथ जो देश की यंग जनरेशन है उसमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा जो अमूमन नहीं दिखता है? डेफिनेटली, पर्टिकुलरली स्पेस साइंस के ऊपर इसरो का यह पहले से ही प्रयास रहा है। हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इसको काफी पुश किया था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2009 में इसरो ने पहला स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब तक इसरो 10 से 11 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। इंडिया के काफी सारे यूनिवर्सिटीज से इसरो का टाइप है और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके जरिए आकृष्ट हो रहे हैं विज्ञान के ऊपर। एंड मेरे विचार से चंद्रयान 3 से उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय लेले आपका न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। और चंद्रयान 3 मिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्यों ये मिशन जरूरी है, इसका मतलब आने वाले वक्त और सदियों के लिहाज से क्या होगा, ये दर्शकों को सरल शब्दों में समझाने के लिए धन्यवाद सर।